हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल समान अध्ययन का जो प्रैक्टिस सेट हो रहा था, उस क्रम में आज का क्रम होगा 11। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने 11वें प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, कह रहा है कि उस्ताद उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं। तो जो अमजद अली खान थे वह जाने जाते हैं सरोद के लिए। ऑप्शन थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ऑप्शन वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन सरोद के लिए जाने जाते हैं। एक और बात याद रखेंगे अमजद अली से कि अमजद अली को 1975 ईस्वी में पद्म श्री दिया गया था, 1991 ईस्वी में पद्म भूषण और 2001 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कोयले का उत्पादन नहीं करता। छत्तीसगढ़ राज्य करता है कोयले का उत्पादन, उड़ीसा ये भी करता है, झारखंड ये भी करता है, लेकिन जो गुजरात है यह कोयले का उत्पादन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक कोयले का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो ये भी याद रखेंगे, सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है। सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है, यह आपका झारखंड में है। सर्वाधिक भंडार झारखंड में है। बात क्लियर। आप हमें बताएंगे कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि किसे आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कच्छ का रण भारत के किस क्षेत्र में पड़ता है। जो कच्छ का रण है वह थार के रेगिस्तान में पड़ता है। आप मुझे एक क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि वह कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में गिरती है। चलिए, एकमात्र नदी है जो कच्छ के रण में गिरती है। अगला प्रश्न देखिए, कर कि ग्रामीण आजीविका मिशन उम्मीद योजना केंद्र शासित प्रदेश के आर्थिक रूप से सक्षम होने की इच्छा रखने वाले ग्रामीण महिलाओं की महत्वाकांक्षाओं को सहायता प्रदान करती है, यानी कि किस राज्य की योजना है, तो वह आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप हमें बताएंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ पे है। ऑप्शन तो आपका भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 6 कि हाल ही में जारी हुई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में 163 देशों में से कौन सा स्थान मिला है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है क्या जी। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस, अच्छा भारत को, ठीक है। भारत को कौन सा मिला है पीस इंडेक्स में, यानी कि जो पीस इंडेक्स होता है वह होता है शांति सूचकांक। कौन सा शांति सूचकांक, कि कौन सा देश सबसे शांति के साथ रह रहा है। तो उसमें जो भारत का आपका स्थान है पीस इंडेक्स में 126वां है। 126वें स्थान पे क्या है, भारत है। आप हमें बताएंगे कि प्रथम स्थान पे कौन है। चलिए मैं ही बता देता हूं, पीस इंडेक्स में प्रथम स्थान पे है आइसलैंड देश प्रथम स्थान पे है। बात क्लियर हो तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कराए कि वह न्यूनतम दर जिसके नीचे बैंकों को धन ऋण पर देने की अनुमति नहीं है कहलाती है। यहाँ कोष्टक होगा, छूट गया कोष्टक, यहाँ कोष्टक होगा। तो जो आपका न्यूनतम दर जिसके नीचे बैंक आपको ऋण नहीं दे सकता है वह कहलाता है आधार दर। क्या कहलाता है, आधार दर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप हमें बताएंगे दो चीज, एक रिवर्स रेपो रेट क्या होता है और रेपो रेट क्या होता है, ये दो चीज आप हमें
बताएंगे। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न नंबर 8 कि एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है। तो जब एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी भी दूसरी वस्तु पर जो बल लगता है उसे कहा जाता है स्थिर विद्युत बल। क्या कहलाता है? स्थिर विद्युत बल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9 कह कि 1873 में गुलामगिरी नामक किताब किसने लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। गुलामगिरी पुस्तक किसका है? तो आपको पता होगा कि जो गुलामगिरी पुस्तक है वो ज्योतिबा फुले जी का है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि अनंगपाल किस राजवंश से संबंधित थे। अनंगपाल किस राजवंश से संबंधित थे? तो वह थे राजपूत वंश से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा कि बेरोजगारी दर ज्ञात करने का सूत्र है। बेरोजगारी दर ज्ञात करने का सूत्र होता है बेरोजगारी बटा कुल श्रम गुणे 100। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि स्थापत्य कला की प्रोविडा शैली किस साम्राज्य से संबंधित है। तो जो स्थापत्य कला की प्रोविडा शैली है वह आपका विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। आप हमें बताएंगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। चलिए एक प्रश्न मैं बता देता हूं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने। आप हमें बताएंगे कि विजयनगर साम्राज्य किस वंश से अलग होकर बना था। किस वंश से अलग होकर बना था, ठीक है। और उस वंश का शासक कौन था, किसके समय ये अलग होकर एक स्वतंत्र साम्राज्य बना था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13 का रहा है कि इनमें से कौन शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 9वां अस्थायी देश बन गया है। 1 मिनट। चलिए एससीओ का 9वां अस्थायी सदस्य कौन सा देश बना है। तो वह आपका बना है ईरान। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। ईरान बना है। अगला प्रश्न देखिए करे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली का संबंध राजस्थान से। इसमें से कौन सा राजस्थान का है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा कि भरतनाट्यम कहाँ का है, बहुत बड़ा प्रश्न आ चुका है, केरल का है। ओडिसी कहाँ का है, ओडिशा का है। घूमर कहाँ का है, घूमर, यही घूमर राजस्थान का है। कहाँ का है, राजस्थान का है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप हमें बताएंगे चारकुला कहाँ का है। चारकुला उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में होता है, ये उत्तर प्रदेश का है। चलिए अगला प्रश्न करा है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। जो मोहनजोदड़ो है वह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। आप हमें बताएंगे कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न करा है कि निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता सेनानी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला है। ये तो प्रश्न सबको आना चाहिए, ये प्रश्न सबको आना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल यानी कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी। वह थी आपका सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न करा है कि भारत में बैडमिंटन के लिए साई निकाय कौन सा है, यानी कि जो बैडमिंटन को करवाती है, जिसके नियंत्रण में होता है,
वह होता है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक बने हैं, यानी कि सीबीआई के निदेशक कौन बने हैं, यही प्रश्न हमसे पूछ रहा है। तो सीबीआई के जो नए विशेष निदेशक बने हैं वो बने हैं अजय भटनागर। अजय भटनागर, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 19 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। संयुक्त क्षेत्र का उदाहरण है यानी कि जिसपे सरकार और निजी दोनों व्यक्तियों की भागीदारी होता है, वह संयुक्त क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र कौन सा है? तो मारुति उद्योग लिमिटेड। मारुति उद्योग लिमिटेड, इसमें सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का शेयर है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। देखिए, चक्रवात को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे जापान में टाइफून के नाम से जाना जाता है। जापान में टाइफून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 कह कि दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के संस्थापक और संचालक रह चुके किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तक या नर्तकी को 1965 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था? तो यह मिला था पुरस्कार आपको मृणालिनी साराभाई को। मृणालिनी साराभाई, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ खाली स्थान होना चाहिए, यहाँ पे खाली स्थान है, डॉट डॉट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डॉट डॉट है। के पुत्र और उत्तराधिकारी कुमार गुप्त प्रथम का शासन काल शांति व्यवस्था और सापेक्षिक निष्क्रियता का काल कहा जाता है। यानी कि प्रश्न रूप से यही पूछना चाहता है स्पष्ट रूप से कि कुमार गुप्त किसके उत्तराधिकारी थे। कुमार गुप्त किसके उत्तराधिकारी थे, प्रश्न यही पूछना चाहता है। तो आपको पता होगा कि जो कुमार गुप्त थे वह पुत्र थे किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इनके पुत्र कुमार गुप्त प्रथम क्या बनते हैं? गुप्त वंश का राजा बनते हैं। यही कुमार गुप्त जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। कौन सा विद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। आप हमें बताएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तोड़वा दिया था? गुप्त वंश के संस्थापक आपको पता है? गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। कौन है? श्रीगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में याद रखिएगा, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। इनके दरबारी कवि हरिसेन है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। यही हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति नामक लेख लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। बात क्लियर? बात क्लियर। और चंद्रगुप्त द्वितीय से याद रखिएगा, इन्हीं के शासनकाल में एक विदेशी यात्री आया था जिसका नाम था फाहियान। क्या नाम था? फाहियान। यह फाहियान किस देश का था? तो चीन का था। इतना बात याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि भारत का संविधान अपने अधिकार देता है को वोट डालने का। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, माफ कीजिएगा। कह रहा है कि भारत का संविधान किनको वोट डालने का अधिकार देता है? कह रहा है कि सभी पुरुषों को, सभी नागरिक और गैर नागरिकों को, सभी वयस्क नागरिकों को या सभी करदाताओं को।
प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन ए बी डी सी क्रम आपका उल्टा हो गया है, पर जो वोट डालने का अधिकार है वो आपका वयस्क नागरिकों को है, यानी कि 21 वर्ष से जो अधिक हैं पुरुष या महिला उनको, सॉरी माफ कीजिएगा, 18 वर्ष, कितना वर्ष, 18 वर्ष, माफ कीजिएगा 18 वर्ष, ठीक है, 18 वर्ष कर दिया गया है। पहले 21 वर्ष था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ था। पहले तो 21 वर्ष था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ था कितना सन में, तो हुआ था 1989 में, 1989 में। और इसमें वोट डालने का जो अधिकार था 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, माफी चाहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 24 कह रहा है कि दुखद कहानी ओथेलो के लेखक कौन है। तो जो ओथेलो के लेखक हैं वो हैं विलियम शेक्सपियर। कौन? विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्वों का उदाहरण है, यानी कि कौन सा जो आपका सूक्ष्म पोषक तत्व है वह मिट्टी द्वारा प्रदत्त किया जाता है, वह आपका है आयरन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 26, कि खेलों से संबंधित नाडा का पूर्ण रूप क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शायद एक बार प्रश्न हो चुका है क्या, देख लीजिएगा, नहीं हुआ होगा कोई बात नहीं। नाडा का जो पूर्ण रूप होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति साधन है। तो वह आपका है बैंक दर। कौन सा है? बैंक दर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का प्रश्न है। तो जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन है वह कहलाता है नीलगिरी पहाड़ियां, यानी कि यही नीलगिरी पहाड़ी के पास पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन या फिर जंक्शन भी कहा जाता है। ये भी बात याद रखेंगे। आप हमें बताएंगे कि नील घाट की पहाड़ियां का विस्तार किन किन राज्यों में है। नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार किन किन राज्यों में है। चलिए मैं ही बता देता हूं। इनका जो विस्तार आपका है वह है तमिलनाडु, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तमिलनाडु के बाद आपका कर्नाटक के बाद आपका केरल। ठीक है, इन राज्यों में नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार है। आप हमें बताएंगे कि नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी क्या कहलाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या कहलाती है। चलिए मैं बता देता हूं, डोडा वेटा कहलाता है। डोडा वेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करें कि भारत की सीमा पश्चिम बंगाल के पूर्व में निम्नलिखित में से किस देश से लगती है। तो भारत की पश्चिमी सीमा पश्चिम बंगाल के पूर्व में किस देश से लगती है। ये बात तो सबको पता होगा, किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर
30। प्रश्न नंबर 30 कर आपसे कि वर्ष 1956 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस सुल्तान को पराजित कर दिया था? तो वह पराजित किया था किसको? इब्राहिम लोदी को। ऑप्शन नंबर ए। और इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी को मार दिया जाता है। और ये भी बात याद रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का यही एकमात्र शासक था जो युद्ध में मारा गया। कौन? इब्राहिम लोदी। बात क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है, देखिए अगला प्रश्न आपका कूट वाला है, इसको मिलाना है। तो एक बार मैं आपको कूट दिखा दूं। देखिए यहाँ पे आपका कूट दिया है और यहाँ पे आपका सूची दिया है मिलाने के लिए। एक साइड दिया आपका जिला और एक साइड दिया आपका उत्पादन। यानी कि अलीगढ़ किसके लिए फेमस है? तो आपको पता होगा कि अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद को कहा जाता है सुहाग नगरी, चूड़ियां के लिए प्रसिद्ध है। अगला मुरादाबाद। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। और जो टांडा है ये विद्युत करघा के उत्पादन के लिए। कौन सा आपका सही होगा? तो पहले का 2, दूसरे का 4, तीसरे का 3 और चौथे का 1। 2 4 3 1। 2 4 3 1 किस में है? 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य सही सम्मिलित नहीं है? यानी कि पक्षी विहार दिया है और किस स्थान पर स्थित है वह आपको दिया हुआ है। आगे करा है समसपुर रायबरेली। देखते हैं पहले। नवाबगंज इलाहाबाद, वखीरा संत, सॉरी यहाँ देखिएगा, यहाँ से थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ वखीरा अलग है, वखीरा अलग है, संत यहाँ आपका होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इरेजर कर देता हूँ। यहाँ से आपका वखीरा अलग है, संत यहाँ है, संत कबीर नगर। ठीक है, समसपुर रायबरेली कह रहा है, नवाबगंज इलाहा, वखीरा संत कबीर नगर और सांडी हरदोई। ध्यान दीजिएगा, समसपुर तो रायबरेली में है, सही है। नवाबगंज पश्चिम बिहार जो है उत्तर प्रदेश के उन्नाव में है। और एक कह रहा है कि इलाहाबाद नहीं, इलाहाबाद में तो नहीं है। कहाँ पे है? उन्नाव में है। वखीरा संत कबीर नगर में है, ये भी बात आपका सत्य है। और सांडी हरदोई में है, ये भी बात सही है। तो इसका कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, नवाबगंज उन्नाव में है। अगला प्रश्न कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव मंडल खोला गया? यह खोला गया है हमारे प्रयागराज में। कहां पर खोला गया है? प्रयागराज। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 कि जनरथ नाम दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनरथ किसको नाम दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए लागत एसी बस सेवा को। ऑप्शन नंबर डी। तो जो उत्तर प्रदेश के एसी बस सेवा हैं इसी को जनरथ नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। कहे कि जनवरी 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोवा में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा का नाम परिवर्तित कर निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया है? बस डायरेक्ट आपसे यही पूछना चाहता है कि जो गोवा का एयरपोर्ट है
ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मोपा है, इसका नया नाम क्या कर दिया गया है, यही पूछ रहा है। तो इसका नया नाम किसके नाम पर रखा गया है, मनोहर पर्रिकर के नाम पर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोलिए बात क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। नाम रखा गया है मनोहर पर्रिकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। चलिए प्रश्न नंबर 36 का है कि हाल ही में भारत OLML यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है। तो यह विश्व का 13वां देश बना है, विश्व का 13वां देश बना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पहला देश कौन सा था, पहला देश ऑस्ट्रेलिया था, ये भी बात याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सितंबर 2023 में फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पादन की GDP के विकास पूर्वानुमान को कितने प्रतिशत बरकरार रखा है। यानी कि सितंबर महीने में, ये तो करंट का क्वेश्चन है, फिर इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन क्या पता कहीं जब मैं कहीं पूछ ले तो समस्या हो जाएगा। चलिए मैं बता देता हूं। तो जो GDP का पूर्वानुमान लगाया गया था, वह लगाया गया था 6.3%। क्योंकि ये आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं, तो कम बेसी होते रहते हैं, आपको अपडेट रहना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 15 सितंबर 2023 को पूरे भारत में मनाए गए राष्ट्रीय अभियंता दिवस 2023 का विषय क्या था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि राष्ट्रीय अभियंता दिवस किस दिन मनाया जाता है, 15 सितंबर को। पहली बात तो क्लियर हुआ। कह कि इसका विषय क्या था, इसका विषय था सतत भविष्य के लिए इंजीनियरिंग। क्या था, सतत भविष्य के लिए इंजीनियरिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आज के जो 38 प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखें। तो चलिए फिर अब मंडे को मिलते हैं, अगले दिन मंडे को एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।